Hello and good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. It's 7th of November 2024 और बेसिकली आज का हमारा जो न्यूज़पेपर है वो कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी की ओर ज़्यादा ओरिएंटेड है. वी ऑल नो यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के रिजल्ट आए, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बने. उनके आने से अलग अलग फॉरेन रिलेशंस किस तरह से मोल्ड होंगे, कैसे ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारी चीजें आज के न्यूज़पेपर में ज्यादा डोमिनेट कर रही थी. एक एक करके हम समझते हैं. पहली न्यूज, डोनाल्ड ट्रंप मेक्स हिस्टोरिक कमबैक, विन सेकेंड टर्म. अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में बात की जाए तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शंस 4 इयर्स के ड्यूरेशन में किए जाते हैं. लास्ट इलेक्शंस 2020 में किए गए थे और अब 2024 में. तीन कंडीशंस रहती हैं कौन इलेक्शन लड़ सकता है. फर्स्ट वन इज नेचुरल बॉर्न अमेरिकन होना चाहिए. सेकेंड इज 35 ईयर्स ऑफ एज. एंड द थर्ड कंडीशन इज कि पिछले 14 ईयर्स तक वो अमेरिका में ही रहना चाहिए. इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन लड़ा. उनके सामने जो ऑपोजिशन में थी वो थी कमला हैरिस. वी ऑल नो पिछले गवर्नमेंट में कमला हैरिस एज अ वाइस प्रेसिडेंट के रोल पर थी. इस बार उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़े बट अनफॉर्चुनेटली डोनाल्ड ट्रंप जीत गए और कमला हैरिस नहीं जीत पाई. अगर टोटल सीट्स देखी जाए तो 100 सीट्स में से 52 सीट्स जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जी के नाम पर थी. ये सारी मिनट डिटेल्स हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. कुछ पॉइंट्स जैसे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट अब कहलाएंगे टू इंटर द ऑफिस. दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट न्यूज. लेट्स गेट मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. व्हीक्यूलर एमिशंस टॉप कंट्रीब्यूटर टू एयर पोल्यूशन स्टडी. हम सब ने ऑलमोस्ट रेगुलरली दिल्ली पॉल्यूशन के बारे में स्टडी की है. आज उसी स्टडी से रिलेटेड एक और एडिटोरियल आया है कि जैसे अलग अलग कंट्रीब्यूटर्स रहते हैं एयर पॉल्यूशन में. फॉर एग्जांपल स्टबल बर्निंग हो गया, व्हीक्यूलर एमिशन हो गया, या विंड की डायरेक्शंस के कारण भी हमें देखने को मिलता है. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो गया, इंडस्ट्रियल एमिशन हो गया. इन सारी वजह से जैसे हम सब जानते हैं एयर क्वालिटी की इंडेक्स बहुत गिरती है, एयर क्वालिटी हमें बहुत गिरता हुआ नजर आता है. सिमिलरली इस एडिटोरियल के अकॉर्डिंग जो व्हीक्यूलर एमिशन है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है एयर पॉल्यूशन में एज कंपेयर टू अदर कंट्रीब्यूटर्स. हमें पहले लगता था कि जो ये टाइम पीरियड है इस टाइम पीरियड में चूंकि हम स्टबल बर्निंग करते हैं, खरीफ क्रॉप्स को कट हार्वेस्टिंग होती है, रबी क्रॉप्स के लिए फील्ड तैयार होता है. उस चीज के लिए हमें स्टबल बर्निंग करनी पड़ती है और स्टबल बर्निंग मेन कंट्रीब्यूटर है एयर पोल्यूशन का. बट स्टडीज के दौरान ऐसा पता चला कि जो व्हीकल से एमिशन हो रहा है वो ज्यादा कंट्रीब्यूटर है फ्रॉम अगर हम कंपेयर करें अक्टूबर टू नवंबर तक के टाइम पीरियड के लिए. नेक्स्ट वन इज इन अमेरिका सर्वाइविंग द मैसीहा. मैंने जैसे कि बताया कि जो आज का हमारा न्यूज़पेपर है वो मेजरली यूएस किस तरह से आगे आने वाले समय में अपनी पॉलिसीज को देखेगा, किस तरह से उसकी पॉलिसी फॉर्म होंगी, इस चीज पर ज्यादा फोकस किया जाएगा. तो पहली चीज यही कि हमारे जो प्रेसिडेंट बने वो ट्रम्प बने और ये चीज ये दिखाती है कि किस तरह से अमेरिकन सब थोड़ा सा पॉलिसी चेंज की तरफ जाना चाहते हैं. पहले उन्होंने जो बाइडेन को एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट किया वो थोड़े से लिबरल थे. जैसे डोनाल्ड ट्रंप जी की पॉलिसीज अलग वे में मोल्ड आउट होती है और उनकी अलग होती थी. हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप जी का पहला ऐसा मानना है कि अमेरिका इज फॉर अमेरिकन. तो वो कहीं ना कहीं सॉइल थ्योरी पर ज्यादा फोकस करते हैं. इससे हमें सबसे बड़ा चैलेंज जो अमेरिका फेस करता है वो है माइग्रेशन का. तो उन्होंने अपने कैंपेन के दौरान फोकस किया था कुछ एजेंडास पर, जैसे कि माइग्रेशन का इशू वो सॉल्व करेंगे. साथ के साथ he will begin with immigration. The next one is a corporate tax cut said to be in the works.
मतलब कि जो कॉर्पोरेट कंपनीज है उनके ऊपर जो टैक्स इम्पोज किया जाता है उससे कट करने की बात की जा रही है। बट एक तरह से देखा जाए ये अमेरिकन के लिए तो अच्छा है, बट दूसरी साइड इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि हमें ग्लोबल लेवल पर इन्फ्लेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स कट करोगे तो कहीं ना कहीं उसे रिकवर करने के लिए किसी और जगह से टैक्स तो बढ़ाओगे ही, तो इससे ग्लोबल इन्फ्लेशन हमें बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। And the next one is he promised 10 to 20% of cross-cutting tariff of all 3 trillion worth US goods imports and a special punitive 60% tariff on Chinese goods is sure to be triggered. जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता है उसमें उन्होंने कहा है कि हम टैरिफ को कट करेंगे अप्रोक्स 10 to 20% से, साथ के साथ चाइनीज गुड्स के इंपोर्ट पर वो टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं अप्रोक्स 60% से। ये तो हुआ इकोनॉमी को लेकर के। अब बात करें अगर रिलेशंस की, तो कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ज्यादा इजराइल की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड है एज कंपेयर टू जो बाइडेन। सो उसका इम्पैक्ट, उनके पावर में आने का इम्पैक्ट वेस्ट एशिया में भी हमें देखने को मिलेगा, और किस तरह से देखने को मिलेगा वो नेक्स्ट एडिटोरियल में बहुत डेप्थ में डिस्कस किया गया है, उसे डिस्कस करते हैं। वेस्ट एशिया अंडर डोनाल्ड ट्रंप, इस एडिटोरियल में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वेस्ट एशिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है वो देखेंगे। हुआ क्या कि हम सब जानते हैं इजराइल और अमेरिका काफी अच्छे एलाइज रहे हैं। जो बाइडेन के टाइम पर जो उनकी पॉलिसी थी वो टू वे पॉलिसी थी। एक तो ये कि वो इजराइल को अपना सपोर्ट तो देते ही थे, साथ के साथ वो फोकस करते थे कि वेस्ट एशिया की सिचुएशंस को नॉर्मलाइज कैसे किया जाए। बट जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड रहेगा वो थोड़ा सा उनसे हटकर रहेगा। उनका मेन फोकस रहेगा कि वेस्ट एशिया में इजराइल ही डोमिनेट करे, और वो एकदम बहुत ही ज्यादा फेवर प्रोवाइड करेंगे वेस्ट एशिया को। pro Israel policies defined his West Asia policy during first term in office। उन्होंने फर्स्ट टर्म, जब उनका पहला टर्म चल रहा था, ये उनका सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म के दौरान भी उनकी पॉलिसीज प्रो वेस्ट एशिया थी। फॉर एग्जाम्पल, पहला चीज, यूएसए पहला कंट्री ऐसा बना था जिसने अपनी एम्बेसीज इजराइल के द्वारा डिक्लेयर की गई कैपिटल जेरूसलम में शिफ्ट की थी। कहीं ना कहीं यूएसए इजराइल को काफी अच्छा रिकॉग्निशन दे रहा है, उसके द्वारा उठाए गए स्टेप्स को सर्टिफाई करना या रिकॉग्नाइज करने में यूएसए सबसे पहला लीड रोल प्ले करता है, पहली चीज। दूसरा चीज, रिकॉग्नाइज्ड इजराइल्स इलीगल एनेक्सेशन ऑफ सीरियाज गोलन हाइट। जो सीरिया की गोलन हाइट वाले रीजन को इजराइल ने कैप्चर कर लिया था, उसको भी रिकॉग्नाइज करने के लिए यूएसए पहला स्टेट बना। Mr. Trump, who withdrew the US unilaterally from the Iran nuclear deal। हम सब जानते हैं ईरान न्यूक्लियर डील साइन की गई थी, जिसमें ईरान के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाए जा रहे थे कि आप कितना न्यूक्लियर अमाउंट को अपने पास रख सकते हो और उनका यूज किस वे में कर सकते हो। सो ईरान न्यूक्लियर का एक सही तरीके से यूज करे, उसके लिए ईरान न्यूक्लियर डील साइन की गई, और जो भी क्राइटेरिया सेट किया गया था कि किस वे में फेज आउट तरीके से ईरान न्यूक्लियर इक्विपमेंट से अपने आप को पीछे करेगा या अपने आप को कंट्रोल्ड वे में रखेगा। सो ईरान उसको प्रॉपरली फॉलो कर भी रहा था। 2015 में जब इस चीज का सर्वे कंडक्ट किया गया तब यही देखा गया कि ईरान डील के मुताबिक काम कर रहा है, बट स्टिल यूएसए ने ईरान न्यूक्लियर डील से खुद को बैकआउट कर लिया। were aimed at building combined stronger alliance against Iran। मेन जो है, साथ के साथ यूएसए ने अब्राहम अकॉर्ड भी बनाया था। उस अब्राहम अकॉर्ड 2019-20 में बनाया गया था। उसका मेन काम था कि इजराइल के अरब नेशंस के साथ संबंध सुधारना, रिलेशनशिप्स बेटर करना, ताकि ये सारे अरब नेशंस और इजराइल मिलकर एक पूरा एक ग्रुपिंग बनाए जो कि ईरान के खिलाफ काम कर सके। सो कहीं ना कहीं यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो है कंडीशंस ईरान के फेवर में नहीं जाएंगी। ईरान के लिए हो सकता है आने वाले समय में और सैंक्शंस और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस देखने को मिले, बट इजराइल के लिए चीजें और भी ज्यादा फ्री हो जाएंगी। इजराइल को मिलिट्री एड हो जाए, फाइनेंशियल एड हो जाए, सपोर्ट हो जाए, हर तरह का सपोर्ट यूएसए देने में पीछे नहीं हटेगा।
दूसरी चीज, अगर यही बात इंडिया की है तो इंडिया अभी ईरान के साथ डील करता है, ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह की सप्लाई लेता है, बट अगर देखा जाए तो यूएसए इस चीज को लेकर के टॉलरेंस नहीं एक्सेप्ट करेगा, यूएसए इस चीज के खिलाफ सैंक्शंस उठा सकता है। सो इंडिया को भी एक थोड़ा प्रेशर लाइक सिचुएशन फील करनी पड़ेगी, उसे अपने ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई को कट आउट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा या लिमिट्स के अंतर्गत करना पड़ेगा। बट अगर ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए ना, तो यूएसए भी वेस्ट एशिया में कंटिन्यूअस वॉर नहीं एफर्ट कर सकता है। पहली चीज तो यूएसए को कंटिन्यूअस एड प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब कि खर्चा। दूसरी चीज, अगर आप वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी नहीं ला रहे हो तो वेस्ट एशिया कहीं ना कहीं स्वेज कैनाल से कनेक्टेड है, स्वेज कैनाल से वर्ल्ड का मेजर परसेंट ट्रेड कंडक्ट होता है। अगर वो एरिया स्टेबल नहीं रहेगा, फूड सप्लाई चेन स्टेबल नहीं रहेंगी, तो ग्लोबल लेवल पर हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है, जो कि किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए यूएसए को नॉर्मलाइजेशन की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, आप ईरान के इजराइल के एलाय हो, बट स्टिल ऐसे पॉलिसीज फॉर्म करनी चाहिए जिससे वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके, ताकि ग्लोबल लेवल पर सप्लाई चेन्स अच्छे से कनेक्टेड रहे, गुड्स का फ्री फ्लो हो सके और इन्फ्लेशन रेट भी अंडर चेक रहे, रैम्पेंट इन्फ्लेशन ना बढ़ता जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। व्हाट ट्रम्प 2.0 मीन्स फॉर इंडिया। अभी तक हमने वेस्ट एशिया देख लिया, ट्रम्प की क्या पॉलिसीज होंगी ये देख लिया। अब ट्रम्प की पॉलिसीज ही इंडिया के लिए भी किस तरह से वर्क करेंगी उसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज, कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जो कि स्मूथ रहेंगे, मतलब कि जिसमें इंडिया को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग ट्रेड टाइज। जब ट्रम्प का फर्स्ट टेन्योर चल रहा था, उस टाइम पर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बात कर रहे थे, बट 2019-20 में नए प्रेसिडेंट बनकर सामने आए, दैट इज जो बाइडेन, तो वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए। बट फिर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चूंकि ट्रम्प का टेन्योर स्टार्ट हो गया तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है, जिससे हमारे दोनों कंट्रीज के बायलैटरल ट्रेड टाइज और भी बेहतर हो सकते हैं। इंडिया जो है यूएसए का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, बट चीजें कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में काम कर रही हैं। सो अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ेंगे हम, तो हो सकता है हमें और भी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिले। सेकेंड वन इज ओपनिंग अप मोर टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन कंपनीज। इंडियन कंपनीज के लिए और ज्यादा टेक्नोलॉजीज बनेंगी, मतलब कि उनका ओपन अप होगा। डिफेंस सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, एंड मेकिंग मोर यूएस मिलिट्री हार्डवेयर अवेलेबल फॉर इंडियन डिफेंस फोर्सेस। Next one is a free trade agreement which saw intense negotiations in 2019-20, already discussed कि free trade agreement की ओर हम बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, रेदर देन पुशिंग इंडिया, और सबसे बड़ी बात कार्बन क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को देखते हुए अभी तक क्या था, हमारे ऊपर डेवलप्ड नेशंस का थोड़ा प्रेशर था कि आप अपने एमिशन लेवल को कम करो, कार्बन चेक करो कि आपकी कंट्री कितना कार्बन एमिट कर रही है, कितनी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करती है। बट वी ऑल नो ट्रम्प की जो डोनाल्ड ट्रम्प है, वो क्लाइमेट चेंज की ओर इतना ज्यादा नजर नहीं रखते, इतना ज्यादा उनका ध्यान नहीं है। वो क्लाइमेट चेंज को एज अ नेचुरल प्रोसेस मानते हैं। उनका मानना ऐसा है कि ये प्रोसेस चलती रहेगी, इसकी वजह से हमें अपना डेवलपमेंट नहीं रोकना चाहिए। सो क्लाइमेट चेंज के सेक्टर में एमिशंस के ऊपर जो अभी तक यूएसए हमें पुश कर रहा था कि एक लिमिट के अंतर्गत आप एमिट करो, वो पुशिंग फैक्टर भी हमें कम होता हुआ नजर आएगा। मतलब कि मिस्टर ट्रम्प इज लाइकली टू इनकरेज इंडिया टू बाय इनटू यूएस ऑयल एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस, बल्कि हो सकता है कि अमेरिका हमें पुश करे कि हम उनके ऑयल और नेचुरल गैसेस को इंपोर्ट करें, परचेस करें, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन लोअरिंग द एमिशन लेवल्स। ये तो प्लस प्लस वाली बातें हो गई। अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिस पर हमारी
टेंशन बढ़ती हुई नजर आ सकती है या हमें थोड़ा सा फोर्स प्रेशर फील हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट प्रॉब्लम इज मिस्टर ट्रम्प्स persistent focus on cutting trade tariffs, which saw his administration impose a series of counter tariffs, file World Trade Organization complaints. हमने सब ने देखा, पहले भी डिस्कस किया कि कॉर्पोरेट टैक्स कट करने की बात की जा रही है. अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स कट करोगे तो उस चीज का सब्स्टिट्यूट लाओगे, मतलब कि टैक्स कट करके कंपनी जो कंट्री है वो काम तो नहीं कर सकती ना, कंट्री को पैसा तो चाहिए. सो आप उस चीज को शिफ्ट करने के लिए टैरिफ्स लगाओगे. कोई कंट्री अपना प्रोडक्ट अगर यूएसए में बेचना चाहती है, यूएसए उसे इंपोर्ट करेगा दूसरी कंट्री से, तो उस पर यूएसए टैरिफ्स लगाना स्टार्ट कर देगा. और वो टैरिफ लगाने की वजह से इंडिया के प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूएसए में कॉस्टली दिखेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमें ट्रेड कम नजर आए. टैरिफ टैक्स बढ़ने की वजह से हो सकता है कि इंडियन गुड्स के लिए अमेरिका में फेवरेबल मार्केट ना देखने को मिले, पहली चीज. दूसरा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में यूएसए और इंडिया एक मैटर को लेकर के सेम पेज पर नहीं है, वो है सब्सिडी का मैटर. एग्रीकल्चरल सेक्टर में इंडिया अपने फार्मर्स को, एग्रीकल्चर सेक्टर को सब्सिडी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इंडियन गुड्स की कॉस्ट कम हो जाती है, वहीं अमेरिकन गुड्स की कॉस्ट ज्यादा रह जाती है. सो कंटिन्यूअसली यूएसए डब्ल्यूटीओ में यही बात करता है कि ये एक इलीगल प्रैक्टिस है. इंडिया को अपनी सब्सिडीज या तो अंडर चेक लानी चाहिए, एक लिमिट के अंदर लानी चाहिए, या फिर बंद कर देनी चाहिए. तो दोनों के बीच में प्रॉब्लम है इस चीज को लेकर के. देन withdraw the India's GSP status for exporters. The second is his habit of disclosing the content of private conversation with leaders. Basically जो भी इंडिया यूएसए के साथ डिस्कस करता है, मान लो मोदी जी और ट्रम्प की बात हुई किसी मैटर को लेकर के, तो ट्रम्प उस चीज को ग्लोबल मीडिया पर बोल देते हैं, तो वो चीज इंडिया के लिए कई बार प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया और अमेरिका के बायलैटरल मीटिंग के दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो इशू चल रहा है, जो भी मुद्दा चल रहा है, वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए. बट उस चीज को ट्रम्प ने अलग तरीके से ग्लोबल प्रेस मीडिया के सामने रिप्रेजेंट किया कि इंडिया चाहता है कि अमेरिका मेडिएट करे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए. बट इंडिया ने इस चीज से बैक स्टेप ले लिया कि इंडिया ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था. बट हमें समय समय पर देखने को मिला है जो ट्रम्प है उन्होंने जो प्राइवेट कन्वर्सेशंस हैं उनको यूजुअली ग्लोबल मीडिया प्रेस के सामने रख दिया, जिसकी वजह से इंडिया की रेपुटेशन कई बार कम होती हुई नजर आई है. देन Mr. Trump did back India in the conflict, ensuring that the US shared intelligence, leased drones, and supplied winter gear for the forces in a manner different from post-US administration. दोनों कंट्रीज की मिलिट्री को लेकर के भी या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वी ऑल नो यूएसए और चाइना भी राइवलरीज हैं. जिस तरह से चाइना कोशिश कर रहा है ग्लोबल लेवल पर अपना एक हेजेमनी स्टैब्लिश करने की, यूएसए उस चीज को या डोनाल्ड ट्रंप उस चीज को बिल्कुल फेवर नहीं करते. और हम सब जानते हैं इंडिया और चाइना के रिलेशंस भी अच्छे नहीं है बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर के. सो जब जब इशू आता है ना, तब तब यूएसए की मिलिट्री ने, डिफेंस सेक्टर ने हमारी बहुत अच्छे तरीके से मदद की है. ये सारे जो हैं वो टेंशन्स हैं इंडिया और यूएसए के बीच में, और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं दोनों कंट्रीज के बीच में. आने वाले समय में देखते हैं कि हमारे और यूएसए के रिलेशंस के साइड ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं. आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ. A win that will affect the global economy. वही बात कि ट्रम्प की विक्ट्री से हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो किस साइड ज्यादा शिफ्ट होगी. The return of Donald Trump as president of the world's largest economy, accounting for more than a quarter of global GDP, could mean a multiplicity of shifts. It would mean a return to escalating trade wars, a continuation of economic protectionism. Basically,
इनके आने से ट्रेड बढ़ता हुआ भी नजर आ सकता है, साथ के साथ हमें सैंक्शंस भी बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। मैंने पहले भी डिस्कस किया कि अगर सिचुएशन देखी जाए तो इंडिया और यूएसए के मैटर में अभी इंडिया के लिए सरप्लस जैसी सिचुएशन है। हालांकि यूएसए हमारी कंट्री में सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है, बट हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो वहां ज्यादा सेल आउट होते हैं। सो चूंकि ट्रम्प अपने फेवर में चीजों को करने की कोशिश करेंगे, सो इससे हमें हो सकता है कि थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज मिले, मतलब कि टैरिफ्स का बढ़ना या यूं कह लो कि सैंक्शंस लगाना। साथ के साथ अगर इस चीज को हम ईरान से कंपेयर करें तो अगर हम ईरान के साथ डील करेंगे तो भी यूएसए हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाएगा। प्लस ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसी है वो ये है, अमेरिका फॉर द अमेरिकन्स, मतलब कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो सर्विस सेक्टर में इंडियंस का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है यूएसए के सर्विस सेक्टर में, सो वो भी हमें कम होता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि जैसे पहले भी ट्रम्प ने किया है वीजा को लेकर के, H1 वीजा या जो भी वीजा प्रोवाइड किए जाते हैं इंडियन स्टूडेंट्स को, वो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रम्प रोक दे, क्योंकि वो चाहते हैं कि अमेरिका के रिसोर्सेस अमेरिकन के लिए ही यूटिलाइज हो। Mr. Trump's America's first campaign calls for the escalating such trade wars with its allies and adversaries, 10% tax on all imports and 60% on Chinese made products। ये सारी पॉलिसीज हमें आने वाले समय में अमेरिका के द्वारा जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी को मोल्ड किया जाएगा उस सब में देखने को मिलेंगी। Mr. Trump has also pledged to raise oil and natural gas drilling। साथ के साथ अगर मेजरली देखा जाए क्लाइमेट के ऊपर चेंज, तो हो सकता है जैसे कि ट्रम्प ने कहा कि हम ऑयल और नेचुरल गैस की ड्रिलिंग को बढ़ाएंगे। सो इसका इफेक्ट क्लाइमेट चेंज पर बहुत ज्यादा निगेटिव देखने को मिल सकता है। इससे रिलेटेड भी एक एडिटोरियल आया, उससे हम आगे और डेप्थ में डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, व्हाई डिड सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड यूपी मदरसास। उत्तर प्रदेश में मदरसास एक्ट, वी ऑल नो, इंडिया अगर पूरे इंडिया लेवल पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मदरसास हैं। मदरसास का मीनिंग होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। बहुत पहले समय से, एंशियंट टाइम से भी, या यूं कह लो जब दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था तब से मदरसास को प्रमोट किया जाता है एजुकेशन देने के लिए। बट यूपी में एक एक्ट लाया गया 2004 का एक्ट, जो कि बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने एक बॉडी बना रखी है जो कि ये डिसाइड करती है कि मदरसास में क्या करिकुलम होगा, कौन सी टीचिंग होगी, वहां की जो फैकल्टी होगी उनका अपॉइंटमेंट किस तरह से होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि वो जो बोर्ड बनाया गया है, जो कमेटी बनाई गई है जो मदरसास की एजुकेशन को देखती है, वो मुस्लिम मेजॉरिटी बॉडी है। मतलब कि वही लोग डिसाइड करते हैं कि क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और क्या प्रोसेस होगी। सो इसी रिगार्डिंग कुछ लोगों ने पीआईएल फाइल की हाई कोर्ट में कि जो ये 2004 का एक्ट है जिसने इस तरह की बॉडी बनाई है, ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, बट अगर आप किसी को इस तरह से अथॉरिटी देते हो तो ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। तो हाई कोर्ट ने इस बोर्ड को डाउन कर दिया, बट फिर ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पास गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को अपहेल्ड किया, मतलब कि कंटिन्यूअसली रखा। उन्होंने कहा कि जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को के प्रिंसिपल्स को डिफाइन नहीं किया गया है, सेक्युलरिज्म को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, मतलब मेजर प्रिंसिपल्स को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। सो आप किसी भी एक्ट पर इस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के ब्लैंकेट प्रिंसिपल्स के थ्रू उन पर सैंक्शंस नहीं लगा सकते हो या उनको स्ट्रक डाउन नहीं कर सकते हो। ये माइनॉरिटी के राइट्स के खिलाफ है। माइनॉरिटीज के पास राइट है कि वो अपने आप ऐसे इंस्टीट्यूट्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। सो अगर इस तरह से उनके द्वारा बनाए हुए इंस्टीट्यूट्स को बैन किया जाएगा, सो इससे कहीं ना कहीं रिलीजियस फ्रीडम या माइनॉरिटी की फ्रीडम के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठेगा।
कुछ समय पहले चाइल्ड राइट्स ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसके अकॉर्डिंग उनका मानना ऐसा था कि जो यूपी के मदरसाज हैं वो एजुकेशन देने के लिए सही नहीं है, वो अपना करिकुलम खुद डिसाइड करते हैं, और जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं जो वहां पढ़ रहे हैं, उनके अगर आप उनको रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। सो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये स्टेप उठाया कि आप इस रिपोर्ट के बेसिस पर या कुछ एविडेंसेस के बेसिस पर पूरे के पूरे कम्युनिटी के द्वारा कंजर्व किए गए या अपनी रिलीजियस एजुकेशन को फॉरवर्ड करने के लिए जो इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं उनको स्टक डाउन नहीं कर सकते हो। सो मदरसास एक्ट को कंटिन्यू रखा गया जो 2004 में बनाया गया। साथ ही साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए कि आप नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स को मदरसास में एजुकेशन मत दीजिए, उनको अगर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देने तो पहले आप उनके पेरेंट्स से कंफर्मेशन लीजिए, उसके बाद वो चीजें कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट वन इज क्लाइमेट एक्सपर्ट्स वरी अबाउट ट्रम्प्स री इलेक्शन इम्पैक्ट। वी ऑल नो जो ट्रम्प की पॉलिसी रही है क्लाइमेट चेंज को लेकर के वो बहुत ही डेंजरस रही है। इवन ट्रम्प के टाइम पीरियड में यूएसए ने पेरिस एग्रीमेंट से भी साइन बैक कर लिया था। पेरिस एग्रीमेंट जो हमने 2015 में लाया था, जिसका मेन मकसद है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल टेम्परेचर कम रखना, जिससे कि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। बट यूएसए ने इस चीज से रोल बैक कर दिया। साथ के साथ अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, नेक्स्ट वीक हमें देखने को मिलेगा कि बाकू अजरबैजान में मीटिंग होने वाली है, COP29 होने वाली है, जिसमें हम क्लाइमेट फाइनेंस की बात कर रहे हैं कि जो कंट्रीज, जो डेवलपिंग नेशंस जिनको क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो इफेक्ट्स हो रहे हैं उनके ऊपर, उस चीज को टैकल करने के लिए फंड की जरूरत है, या अपनी पॉलिसीज में क्लाइमेट चेंज को कम करती हुई चीजें अगर इंट्रोड्यूस करनी है तो फंड की जरूरत है। वो सारी चीजें डिस्कस की जाने वाली है। बट री इलेक्शन के बाद, मतलब कि अमेरिका में इलेक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद, ये सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है, क्योंकि वी ऑल नो ट्रंप की पॉलिसीज प्रो क्लाइमेट चेंज नहीं है। वो इस चीज को नेचुरल प्रोसेस मानते हैं, और इसलिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं मानते कि मुझे डेवलपिंग नेशंस को फाइनेंस प्रोवाइड करना चाहिए, या जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, और सबसे ज्यादा वल्नरेबल डेवलपिंग नेशंस हैं, इसलिए डेवलप्ड नेशंस को उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा कोई भी थॉट प्रोसेस उनका नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम फॉर हायर एजुकेशन गेट्स नोड। यूएन कैबिनेट ने एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। ये मेनली जो हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। जिन भी स्टूडेंट्स को क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलता है, सो उन स्टूडेंट्स की स्टडीज कंप्लीट हो पाए, ऑब्स्टेकल फ्री कंप्लीट स्टडी होने के लिए समटाइम्स उन्हें फाइनेंशियल एड की जरूरत पड़ती है। सो इस स्कीम के तहत उनको फ्री लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब कि जो भी बैंक्स है वो उन्हें कोलेटरल फ्री लोन देने की बात करेगी, गारंटीड कोलेटरल फ्री लोन देने की बात करेगी। जितना भी उनका ओवरऑल ट्यूशन फीस या फिर जो भी बाहर रहने का या एजुकेशन में पढ़ने का एक्सपेंसेस होगा, वो सारी चीजें इस स्कीम के अंतर्गत कवर की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रीलिम्स रिवीजन। फर्स्ट न्यूज इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के हिसाब से जो ग्लोबल मार्केट है, अगर अभी तक देखा जाए 2023 तक ग्लोबल एनर्जी मार्केट $700 बिलियन का हो गया है, और वही देखा जा रहा है कि 2035 तक ये मार्केट बढ़कर $2 ट्रिलियन तक बढ़ने के लिए एक्सपेक्टेड है। अगर हम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें तो ये ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि OECD के फ्रेमवर्क के अंतर्गत काम करती है। इसका मेन काम है कि कैसे सस्टेनेबल एनर्जी इंश्योर की जाए फ्यूचर के लिए। अलग अलग पॉलिसीज को लेकर के ये सामने आती है। बेसिकली अगर इसका बैकग्राउंड देखा जाए तो 1973-74 में ग्लोबल लेवल पर ऑयल प्राइसेस आए थे, मतलब कि जो भी इंडस्ट्रीज, जो भी कंट्रीज ऑयल इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट थी, उनको काफी प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी क्योंकि ऑयल क्राइसिस चल रहा था। सो इसलिए
1974 में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बनाई गई, जिसका काम ये था कि ऑयल सप्लाईज को लेकर के सिक्योरिटी इंश्योर करना। साथ के साथ अभी की डेट में देखा जाए तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करती है कि कैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और क्लाइमेट चेंज को समझते हुए हम एक ट्रेडिशनल एनर्जी फॉर्म से रिन्यूएबल एनर्जी फॉर्म की तरफ शिफ्ट हो सके, ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सके। आगे चलते हैं, मेंबरशिप की बात की जाए तो इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो OECD कंट्रीज की मेंबर्स हैं, मतलब कि 31 कंट्रीज इसके मेंबर हैं और साथ के साथ 13 एसोसिएशन कंट्रीज। इंडिया की बात की जाए तो 2017 में इंडिया एक इसका एसोसिएट मेंबर बना था। कुछ रिपोर्ट्स जो कि IEA के द्वारा पब्लिश की जाती हैं, दैट इज वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स एंड वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स एंड नेट जीरो बाय 2050। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया का कौन सा ईयर टारगेट है, इंडिया कब तक नेट जीरो अचीव करने की बात कर रहा है। नेक्स्ट वन इज विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। आदित्य L1 मिशन जो कि सोलर कोरोना को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा 2 सितंबर 2023 को। ये जो VELC है ये एक पेलोड है, आदित्य L1 मिशन के अंतर्गत भेजा गया एक कंपोनेंट है। इसका मेन काम था कि जो सोलर सन का कोरोना वाला पार्ट है उसे डेप्थ में स्टडी करना। बेसिकली इस VELC के अंदर हमने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया था जो कि सन के द्वारा जो बर्निंग हीट या जो लाइट एमिट होती है उस चीज को ब्लैकआउट कर सके और हमें प्रॉपर सन के कोरोना की जो कि आउटर मोस्ट लेयर रहती है, जैसे हम कोरोना भी बोलते हैं, उसकी प्रॉपर इमेजेस भेज पाए ताकि हम इन डेप्थ समझ सके चीजों को कि सन का बिहेवियर कैसा है, कोरोना जो इसके द्वारा मास इजेक्शंस होते हैं, जो सोलर विंड्स रिलीज होती है, वो सब कैसे काम करती हैं। नेक्स्ट वन इज मिन्यूतेमन 3। मिन्यूतेमन एक हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल है जो कि लॉन्च की जाएगी USA के द्वारा। ये एक इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। 1970s में पहले से US मिलिट्री के अंतर्गत ऑपरेशनल किया गया था, अभी फिर से उसे रीइंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट वन इज प्रोबा 3 मिशन। प्रोबा 3 मिशन जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है जिसे हम इंडिया के स्पेस पोर्ट श्रीहरिकोटा से रिलीज करने की बात कर रहे हैं। प्रोबा 3 मिशन के अंतर्गत बेसिकली हम एक आर्टिफिशियल एक्लिप्स बनाने की बात करें। दो सैटेलाइट्स को इस हिसाब से प्लेस किया जाएगा ताकि हम एक आर्टिफिशियल एक्लिप्स बना सके और उसकी मदद से हम सन की स्टडी कर पाए। नेक्स्ट वन इज PM विश्वकर्मा स्कीम। इसे हमने 2023 में लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा। इसका मेन काम था कि मार्केट लिंकेजेस सपोर्ट प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और जो भी आर्किटेक्चर्स हैं उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना और उनकी स्किलिंग करना। ये जो स्कीम है वो 5 साल के लिए चलाई जा रही है, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से 27-28 तक चलाई जाएगी। इसके अंतर्गत हमने 18 ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को इंक्लूड किया है। साथ के साथ इसके बेनिफिट्स देखे जाए तो इनहेंस्ड एक्सेस टू टूलिंग फैसिलिटी, हमें टूलिंग फैसिलिटी मिलेगी, इंडस्ट्री रेडी मैन पावर मिलेगा। हमने बहुत डेप्थ में देखा है कि कहीं ना कहीं जो इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम्स हैं वो हमें स्किल्ड फुल लेबर्स प्रोवाइड नहीं करते, वर्कफोर्स प्रोवाइड नहीं करते। अगर PM विश्वकर्मा स्कीम उन लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करेगी तो जो लोग हैं वो इंडस्ट्री के लिए रेडी हो सकेंगे। सपोर्ट फॉर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कंसल्टेंसी एंड जॉब वर्क सर्विसेज। नेक्स्ट इज ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज। अभी जो क्लाइमेट चेंज चल रहा है उसमें हम बात करें कि हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो, बट शिफ्ट होना तो इजी है, बट जो एनर्जी वहां से रिलीज होती है उसे स्टोर करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो हम अब एक नए टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं कि हम जो एनर्जी रिलीज करेंगे उसे किस तरह से ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए स्टोर किया जाए, ताकि समय आने पर जब हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है एनर्जी की तब उस अर्थ की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके सोलर और विंड एनर्जी को रिलीज किया जा सके, ताकि हमें स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल एनर्जी मिल सके।
थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, होप यू ऑल लाइक द सेशन। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से जुड़ने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। किसी भी तरह के सजेशंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।